हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए हम लोग मुद्दे पे अपने आते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आपकी काफ़ी अच्छी समझ इससे आपकी विकसित हो जाएगी कि विश्व की जो आज संरचना दिखती है ग्लोब में, आप देखते हैं मैप को, आप देखते हैं मैप में विश्व को देखते हैं तो वहाँ पर आपको जितने भी महाद्वीप हैं यानी स्थल खंड जो आपके हैं और जलीय खंड हैं, जो संरचना दिखाई देती है, एक्चुअल में ये कब उत्पन्न हुई, कैसे ये संरचना बनी और किस काल से इसकी बिगनिंग हुई, ये सब तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज जो संरचना दिखाई देता है कि आप देखते हैं एशिया की संरचना देख रहे हैं, आप अफ्रीका देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यानी जितने भी महाद्वीप हैं सबकी संरचना देख रहे हैं। बहुत सारे आप खाड़ियाँ देख रहे हैं, महासागर देख रहे हैं। ये जो संरचना है एक्चुअल में कब बनी और कैसे बनी, इसका मुद्दा जो है, इस मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो विद्वान रहे हैं, जो वैज्ञानिक हमारे रहे हैं, जो भूगोलवेत्ता हमारे रहे हैं, उन लोगों ने किन किन सिद्धांतों को दिया है और किन सिद्धांतों के आधार पर विश्व की जो आज एक्चुअल संरचना जो दिखती है वो कैसे बनी, इसके बारे में हमको स्रोत प्राप्त होंगे और हम जानेंगे। आज हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं विश्व की संरचना को समझने का, कि विश्व का जो स्ट्रक्चर आज जो ग्लोब में दिखता है हमको, ये कब बना, कैसे बना और इसकी ऑथेंटिक न्यूज क्या है, मतलब ऑथेंटिक प्रमाणित तथ्य क्या माने जाते हैं कि पृथ्वी की संरचना जो ये बाहरी बनावट है, यानी जो दिखता है हमारा मैप में विश्व दिखता है, वो कैसे बना, यानी महाद्वीप एक दूसरे से कैसे मतलब एक दूसरे से दूर कैसे हुए, है ना, बीच में खाड़ियाँ कैसे आई, बीच में महासागर कैसे बने, या क्या ये हमेशा ऐसा ही था या ऐसा बाद में बना, या कुछ संरचनाओं में कुछ परिवर्तन हो रहा है। जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखते हैं पर्वतों का निर्माण, जो वलित पर्वत हैं, फोल्डेबल माउंटेन आप देखते हैं, रॉकी है, एंडीज़ है, हिमालय है, आल्प्स है, तमाम सारे ऐसे पर्वत हैं जो कि फोल्डेबल माउंटेन के उदाहरण आपको दिखाई देते हैं। तो ये संरचना कब बनी, क्या ये शुरुआती दौर से पर्वत थे या नहीं थे, है ना, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे आज चर्चा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग कि विश्व की जो संरचना हमारी है, विश्व जो बना हुआ है, ये सबसे पहले सिद्धांत के बारे में बहुत सारे विचार ऐसे हुए हैं जिन विचारकों का एग्जाम में कोई जैसे संकुचन का सिद्धांत वगैरह है, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली नहीं पूछता है। इधर से आपका क्वेश्चन पूछेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संदर्भ में कि चूँकि सबसे ऑथेंटिक सिद्धांत इसी को माना जाता है। फिर उसके बाद में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपका मिलेगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसे कहेंगे, वो सबसे रिसेंट, सबसे आधुनिक होगा। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को एफ.वी. टेलर महोदय का, वेगनर महोदय के बारे में क्या बताया गया था इसके संदर्भ में, इससे क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, यानी कि महाद्वीप जो आज बने हुए हैं ये प्रवाहित हुए, पहले कहीं और एक्चुअल स्थिति में रहते थे और कुछ संरचना इनकी अलग थी। आज ये स्वरूप जो बना वो एक समय की देन थी और कुछ ऐसे कुछ फोर्स थे जिन फोर्सों के कारण से बना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे पहले शुरुआती दौर में सबसे पहले एफ.बी. टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। ठीक है, फ्रेडरिक टेलर साहब जो हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे, इन्होंने क्या प्रवाह सिद्धांत दिया है। फ्रेडरिक विल्सन टेलर जो हैं ये अमेरिकी भूगोलवेत्ता रहे हैं एक तरह से कहिए, और काफ़ी कुछ इनके कई सारी चीज़ों पर इनके कमांड रहे हैं, लेकिन एक तरह से कहीं कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि इन्होंने भूगोल के संदर्भ में इस चीज़ को बारे में बताया है, तो इस नाते आप भूगोलवेत्ता भी इन्हें कह सकते हैं, बड़े इकोनॉमिक्स भी, अर्थशास्त्री के तौर पर भी ये रहे हैं। तो हमें आज जानना है कि इन्होंने क्या सिद्धांत बताया और ये सिद्धांत कब आया, कैसे आया और क्या चीज़ें थी। देखिए होता क्या है, इनका जो सिद्धांत दिया इन्होंने, एफ.बी. टेलर महोदय ने जो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत में इन्होंने प्रवाह सिद्धांत एक्चुअल में ये विश्व की संरचना नहीं बताना चाहते थे। इनका ये बताना इनका मोटिव था कि ये जो वलित पर्वत हैं यानी फोल्डेबल माउंटेन जो हैं आपके, ठीक है, मोड़दार पर्वत है, इनके निर्माण कैसे हुए। ठीक है, जैसे हिमालय कैसे बना, हिमालय पर्वत है, आल्प्स पर्वत हो गया। ठीक है, तो ये सब जो पर्वत आपके अल्पाइन पर्वत श्रेणी है, इन सब का निर्माण कैसे हुआ, या आप कह सकते हैं कि आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में स्थित रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है, इनके निर्माण कैसे हुए, इनके शोधों को लेकर के टेलर महोदय ने अपने सिद्धांत देने का प्रयास किया था।
ठीक है। लेकिन फिर आगे चल करके ये एक महाद्वीपीय सिद्धांत के रूप में भी समझ में आया। फिर इसके बाद में वेगनर महोदय ने भी अपना सिद्धांत दिया है इसमें, ठीक है। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे कैसे क्या है। इन्होंने टाइडल फोर्स के बारे में बताया, ज्वारीय बल के बारे में बताया कि ज्वारीय बल कारक है इसके लिए। तो चलिए से स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। इनका जो मकसद था, इनका उद्देश्य था, वो क्या था, टर्शियरी युग में, ठीक है, जो टर्शियरी काल में जो निर्मित थे क्या फोल्डेबल माउंटेन, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका शोध करना इनका विषय था। इनका उद्देश्य जो था, इसके बारे में पता लगाया जाए कि टर्शियरी काल में मोड़दार या वलित पर्वतों का निर्माण की व्याख्या करना कि कैसे हुए ये पर्वत, इनका एक मोटिव था ये। इन्होंने ये सिद्धांत 1908 ईस्वी में दिया था। हालांकि इसका प्रकाशन 2 साल बाद 1910 में प्रकाशित हो पाता है इनका सिद्धांत, 1910 में आया था सिद्धांत, ठीक है। और इस सिद्धांत में इन्होंने जो बताया है, वो उन्होंने बताया कि इसका जो बिगिनिंग हुई है, यानी कि जो ये संरचनाएं पर्वतों का निर्माण, या एक तरह से कहिए धरातल की जो उत्पत्ति हुई है, या वर्तमान कहिए जो विश्व में जो महाद्वीप और महासागर दिखाई देते हैं, इनके बनने की जो शुरुआत इन्होंने स्टार्टिंग जो बताई, उन्होंने बताया है कि क्रिटेशियस युग से इस चीज़ की बिगिनिंग हुई है, क्रिटेशियस युग से, ठीक है। टर्शियरी युग में निर्मित वलित पर्वतों की खोज कर रहे थे ये, ठीक है, निर्माण की व्याख्या करना चाह रहे थे। और इन्होंने अपने जो एक तरह से कहिए कि जो निर्माण कार्य की जो प्रक्रिया बताई है, काल जो निर्धारित किया है, वह क्रिटेशियस युग में इन्होंने निर्धारित किया है। अब इन्होंने निर्धारित किया तो क्या क्या चीज़ें, कुछ थोड़ी गौर चीज़ें बताएं। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी एक्चुअल में जो आज दिख रही है वो इस रूप में नहीं थी। उन्होंने बताया पृथ्वी के तब उस समय 2 हिस्से थे, मतलब पृथ्वी के 2 हिस्से, मतलब आप समझिएगा पृथ्वी तो पूरी हो गई जिसमें जल और महासागर और महाद्वीप दोनों हैं। मेरा पृथ्वी से सेंस है कि स्थल मंडल और जल मंडल, ठीक है, यानी महाद्वीप और महासागर कहिए, ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आपके जो महाद्वीप हैं, ये पहले महाद्वीप जिस रूप में दिख रहे थे ऐसे नहीं थे। एक्चुअल में महाद्वीप के 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित था, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो था वह दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था, ठीक है। 2 हिस्से थे, इस ग्लोब के 2 हिस्से थे, महाद्वीपों के 2 हिस्से थे। एक हिस्सा जो महाद्वीप का था, ठीक है, वो उत्तरी ध्रुव के पास स्थित था, और दूसरा जो हिस्सा था वो दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित था। तो जो उत्तरी ध्रुव के पास आपका हिस्सा स्थित था, उसका नाम था लारेशिया, ठीक है, एक स्थलखंड था महाद्वीप का एक साथ संयुक्त था वो लारेशिया, जो उत्तरी ध्रुव के पास था, ठीक है। और दूसरा जो था वो गोंडवाना लैंड था, जो कि दक्षिणी ध्रुव के आसपास स्थित था, ठीक है। ये यहाँ पर स्थित थे। और ये जो महाद्वीप के हिस्से 2 पार्ट, जो बड़े हिस्से थे, ये दोनों हिस्से समय के साथ टाइडल फोर्स के कारण, ठीक है, ज्वारीय बल जिसे कहा जाता है, ज्वारीय बल का आधार इन्होंने बताया, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा कि ज्वारीय बल का इन्होंने आधार बताया। और ज्वारीय बल के कारण से ये जो बल है, मतलब जो ये दोनों लारेशिया और गोंडवाना लैंड, जो लारेशिया उत्तरी ध्रुव के पास था और गोंडवाना लैंड दक्षिणी ध्रुव के पास था, ये ज्वारीय बल के कारण से खिंचाव इनमें हुआ। और इनका जो अपने मूल स्थानों पे यानी ध्रुवों के पास थे, वहाँ से इनका विस्थापन होकर के किधर की तरफ आया, ये भूमध्य रेखा की तरफ ये गतिशील हुए। और भूमध्य दिशा की तरफ गतिशील होते होते ये पश्चिम की तरफ भी गतिशील हुए। तो 2 बातें ध्यान में रखिएगा इसमें से इन्होंने यही बताया कि एक तो ऐसा इनका ग्लोब था, ये हिस्सा ग्लोब है आपका, और ये ऊपरी वाले हिस्से में ध्रुव के पास आप देखेंगे तो आप लारेशिया हो जाएगी, और इस हिस्से में आप गोंडवाना लैंड को ले लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर ज्वारीय बल कार्य करता है, ज्वारीय बल के कारण से क्या होता है, इस हिस्से का विस्थापन ध्रुव की इधर होता है, भूमध्य रेखा की तरफ होता है, और इस वाले का लारेशिया का भी विस्थापन क्या होता है, भूमध्य रेखा की तरफ होता है, विषुवत रेखा की तरफ होता है, ठीक है। ये दोनों स्थल एक तरह से कहिए कि जो पोल पे स्थित थे, पोल के पास स्थित थे, वो भूमध्य रेखा की तरफ दोनों गतिशील हुए। और साथ ही साथ इनका जो गमन स्टाइल थी वो क्या हुई, पश्चिम की तरफ अपने आप को गतिशील हुई, यानी कि भूमध्य रेखा पर की तरफ बढ़े, लेकिन पश्चिम होते हुए बढ़े। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति चल रही, पृथ्वी गतिशील है, पश्चिम से पूरब की तरफ गति करती है, ठीक है। तो यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आपकी जो एक इनकी जो चलने की स्टाइल है ना, जो चलने की स्टाइल है पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो आपका पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ को जाती है ये, ठीक है। इनकी गतिशील जो होती है क्या, वो
इस तरह से होती है, पश्चिम से पूरब की तरफ, यानी यहाँ से यहाँ को जाती है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है। तो इस कारण से जब जा रही थी वो पृथ्वी वेग के साथ में, तो उसका जो स्थलखंड होगा तो वो क्या होगा, पश्चिम की तरफ गतिशील हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये ज्वारीय बल के कारण से पश्चिम की तरफ गतिशील, मतलब जो है भूमध्य रेखा की तरफ ये गतिशील थे और पश्चिम की तरफ इनका झुकाव था, ठीक है। यानी कि आप भूमध्य रेखा और पश्चिम भी कह सकते हैं इसको, इसका इनका था। और इन्होंने क्या बात बताई, ये जो महाद्वीप बने हुए थे, ये आप लोगों ने जो रासायनिक संगठन देखा है सियाल, सीमा और नीफे के बारे में, तो इन्होंने महाद्वीपों के बारे में बताया कि एक्चुअल में महाद्वीप का जो निर्माण हुआ था वो सियाल से बना हुआ था, सिलिका प्लस एल्युमिनियम से निर्मित थे, ठीक है। और जो महासागर थे ये सीमा से निर्मित थे, ठीक है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम से निर्मित थे। तो ये जो सीमा जो थी ये भारी थी और सियाल जो था वो हल्का था। तो सीमा पर सियाल तैर रहा था, यानी कि एक तरह से कहीं महाद्वीप महासागरों पर तैर रहे थे। तो उस समय प्लेटों के बारे में नहीं पता था। इनका जो सिद्धांत था, उन्होंने कहा कि पूरा जो समुद्री हिस्सा है उस पर ये महाद्वीप तैर रहे थे। और महाद्वीप को उन्होंने बताया कि ये सीमा के बने हुए थे और महासागर जो था वो किसका बना हुआ था, वो सीमा का बना हुआ था। और महाद्वीप जो थे वो सियाल के बने हुए थे, सियाल हल्का था तो उस पर तैर रहा था, किस पे, महासागरों पर जो सीमा से निर्मित था, ठीक है। तो एक गतिशील जो यहाँ पे गति हो रही है, तो वो आपको इसको ध्यान में रखना है कि सियाल सीमा से बने हुए ये हैं। जलीय क्षेत्र जो था आपका, महासागर जो थे वो सीमा के थे, बने हुए थे। और जो स्थल वाला क्षेत्र था यानी महाद्वीप जो था वो क्या था, सियाल का बना हुआ था, जो कि हल्का था। और हल्का होने के नाते वो सीमा पर तैर रहा था और तैरते हुए गतिशील स्थिति में यहाँ तक ये गमन करते हैं, ठीक है। महाद्वीपों का प्रवाह की दिशा तो मैंने आपको बता दी कि भूमध्य रेखा से पश्चिम की ओर इनका बताया। और इसके जो प्रवाह का कारक जो था, बल कौन सा कार्य कर रहा था, तो टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल कार्य कर रहा था। और इसके कारण से क्या हुआ बच्चों कि ये जो खिंचाव हुआ इसका, तो जो लारेशिया था वो भूमध्य रेखा की तरफ आया, ठीक है। लारेशिया जो आपको ऊपरी वाला खंड मैंने बताया, लारेशिया, ठीक है, जो उत्तरी ध्रुव के पास था वो खींच करके किधर आया, भूमध्य रेखा की तरफ आया। और साथ ही साथ पश्चिम की तरफ इसका प्रवाह था। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो दक्षिण की तरफ, जो दक्षिण से यानी गोंडवाना लैंड था वो अभी भूमध्य रेखा की तरफ आया, उसका खिंचाव किधर की तरफ था, पश्चिम की तरफ था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, दोनों खींच करके अपना आना शुरू किए। तो जब आना शुरू किए तो साथ ही साथ क्या हुआ, इनके साथ जो इनका जो स्थलीय रूप है वह थोड़ा फैलाव हो गया, यानी कि एक तरह से ऊपरी हिस्से, उत्तरी अमेरिका को आप ले लीजिए। उत्तरी अमेरिका में जो कि आप देख रहे हैं कनाडा वाला हिस्सा, कनाडा के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे हिस्से मिलेंगे आपको जो कि काफ़ी मतलब एक तरह से कहिए बहुत छोटी छोटी खाड़ियाँ मिलेंगी, जैसे बैफिन की खाड़ी है, डेविस जल डमरू मध्य है, लेब्राडोर की जलधारा का आपने नाम सुना होगा, तो लेब्राडोर सागर भी आपको मिलता है। लेब्राडोर सागर जो है वो कनाडा के ऊपरी हिस्से में आपको दिखाई देगा। मैप में आप लोग देखेंगे तो सब आपको वहाँ पर दिखाई देगा। और आर्कटिक सागर के बारे में भी आपको जानते हैं, जो संरचना बनी है उन्होंने यही बताया कि इन हिस्सों में खिंचाव यानी कि स्थल खींच करके भूमध्य रेखा की तरफ, पश्चिम की तरफ दबाव डालते हुए आ रहा था, ठीक है। इस कारण से तो जो संयुक्त था उसमें बिखराव हो गया। बिखराव होने के कारण से लारेशिया से बैफिन की खाड़ी का निर्माण हुआ, यानी स्थल खिसके तो बैफिन की खाड़ी बनी, डेविस जल डमरू मध्य बना, लेब्राडोर सागर का निर्माण हो गया, साथ ही साथ आर्कटिक सागर का भी निर्माण हुआ, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्थल खींच करके चले आए, तो जो दूर उसके साइड के जो हिस्से थे वो एक तरह से बने रहे, वो यानी दूरी हो गई। जो पहले एक तरह से कहिए जो संयुक्त पार्ट था वो बिखर गया खिंचाव के कारण से, ठीक है। क्यों कारण था, ये कारण तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब गोंडवाना लैंड से इन्होंने बताया क्या कि गोंडवाना लैंड भी भूमध्य रेखा की तरफ ध्रुव से आ रहा था, ठीक है, पश्चिम की तरफ झुकाव था। तो इसके होने से ग्रेट ऑस्ट्रेलिया बाइट का निर्माण हुआ। और राज सागर भी आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे आपको दिखाई देगा, तो राज सागर का जो खिंचाव निर्माण हो रहा है तो वो इसी कारण से हो रहा है। इन्होंने ये बात बताई। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो हिमालय पर्वत है आपका, उसका निर्माण भी आप देखेंगे। इन्होंने कहा कि रास्ते में जिधर को ये जा रहा था, मतलब मीन्स इनका कहने का ये था कि जिस तरफ मतलब यानी गोंडवाना लैंड को ले लेते हैं। अब गोंडवाना लैंड होगा क्या, भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाहित होगा और साथ ही साथ पश्चिम की तरफ झुकाव लिए रहेगा ये, ठीक है। तो रास्ते में जो अवरोध पड़े, अवरोधों के कारण से जो दबाव पड़ा इन महाद्वीपों पर, तो उससे फोल्डेबल माउंटेन्स की उत्पत्ति हुई।
यानी दबाव पड़ने के कारण से वहाँ पर महाद्वीपों की वलित पर्वतों का निर्माण हुआ। चूँकि इनके बारे में शुरुआती दौर में हम लोगों ने बात की थी कि टर्शियरी युग में क्या किया गया था, इन्होंने क्या किया था कि वलित पर्वतों का निर्माण की व्याख्या करने के लिए ही इन्होंने किया था कि टर्शियरी युग में जो वलित पर्वत बने हुए थे और कैसे बने थे, निर्माण की व्याख्या करना था। ठीक है। और टेलर ने यह भी माना कि प्रवाह, जैसे इनका ये कहना था, यह भी प्रवाह का समय जो अवरोध पड़े थे उसके कारण से अग्रभागों में पर्वतों का और पर्वतीय चापों का निर्माण भी कह सकते हैं आप हुआ। तो इनका ये कहना था कि जो प्रवाहित हो रहा था इस क्रम में उसमें क्या हुआ कि जहाँ पर जिस दिशा में प्रवाहित हो रहा था तो दबाव उस पर उसी दिशा में पड़ेगा, उसी तरह सपोर्ट बनेगा। उस सपोर्ट के कारण से करे से आप देखेंगे तो आप लोगों ने देखा कि इनके बी टेलर महोदय ने के जो सिद्धांत रहे हैं उस आधार पर कि जिस तरफ प्रवाहित हो रहा था और जो रास्ते में अवरोध आ रहे थे, अवरोधों के कारण से पर्वतों का निर्माण हुआ और एक तरह से कहिए कि द्वीपीय चाप जो निर्मित हैं, यानी कि जो बहुत सारे द्वीप चापाकार में आप देखे होंगे कि मैप में, तो उसमें आपको दिखेगा कि चापाकार द्वीप निर्माण हो या छोटे छोटे द्वीपों का एक तरह से वो चाप की आकार में जो निर्मित हैं, वो सब इसी के कारण से इनके सिद्धांत के साथ। अब हम लोग देखते हैं इसी से मिलता जुलता जो सिद्धांत है, काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। आइए एफ.बी. टेलर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद जानने के बाद हम लोग अब आगे के क्रम में देख रहे हैं कि वेगनर महोदय ने क्या सिद्धांत दिया महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बारे में। काफ़ी ऑथेंटिक सिद्धांत इनका माना जाता है रहा, जब तक कि रिसेंटली मत नहीं आए थे, काफ़ी ऑथेंटिक माना जाता है। इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो आइए जानते हैं क्या है। एक्चुअल में 1912 ईस्वी में एफ.बी. टेलर के सिद्धांत देने के बाद में, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बाद में, इन्होंने अपना सिद्धांत, वेगनर महोदय ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया। इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वह साम्य स्थापना का, जिसे जिगसा फिट के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पूछता है कि किस विद्वान ने, किस वैज्ञानिक ने या किस भूगोलवेत्ता ने जिगसा फिट सिद्धांत को दिया या साम्य स्थापना का सिद्धांत किसने दिया, तो वेगनर महोदय ने दिया, 1912 ईस्वी में दिया। ठीक है। इन्होंने क्या बताया है जिगसा सिद्धांत, आप पहले व्यवहारिकता में समझ लीजिए कि क्या है एक्चुअल में इन्होंने ये बताया कि भाई देखिए ऐसा है कि जो आज के महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, एक्चुअल में कभी ये सब एक हुआ करते थे। क्या मतलब कि अभी इसका डिटेल में बताऊंगा। इसको दो भागों में बांटा गया था, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को। जैसे उसमें एफ.बी. टेलर ने जो है लारेशिया और गोंडवाना लैंड के बारे में बताया था। ठीक है। वहाँ पर क्लासिफिकेशन किया था, दो हिस्से बनाए थे उन्होंने, और उन्होंने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित बताया था लारेशिया को और अंगारा लैंड को, जो है गोंडवाना लैंड को। तो वो विस्थापित होकर के भूमध्य रेखा की तरफ है, उनका सिद्धांत ये था। लेकिन इनका जो सिद्धांत है, उन्होंने ये बताया कि सारा महाद्वीप एक जगह पे कलेक्ट था। ठीक है। और महासागर फिर अलग अलग, पूरा महासागर था। तो बहरहाल इसको अभी जानिए कि इन्होंने सिद्धांत के बारे में क्या कि पूरे जो महाद्वीप हैं, पूरे टोटल जो महाद्वीप हैं, एक्चुअल में ये सबको अगर व्यवस्थित किया जाए, सिमेटा जाए, तो वो एक संरचना में फिट बैठ जाते हैं। जैसे अगर हम दक्षिणी अमेरिका को ले लें और उसको हम अफ्रीका के पश्चिमी तट पर के ला करके उसको चस्पा करें तो लगभग करीब में वो फिट बैठ जाता है। उत्तरी अमेरिका को अगर हम पश्चिमी यूरोप की में ला करके फिट करें तो लगभग करीब में वो सेट बैठ जाता है। उसी तरह से अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया को अगर हम शिफ्ट करके अफ्रीका की तरफ ले आते हैं, मेडागास्कर के पास में, मेडागास्कर वगैरह को अगर मिला लिया जाए तो भारत फिट बैठ जाएगा किसके साथ में, आपका अफ्रीका में सेट बैठ जाएगा। और देन इसी के साथ अगर देखें हम, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वह भी सेट बैठ जाएगा। तो इनका सिद्धांत ये था कि सबको ला करके अगर कलेक्ट किया जाए तो सारे व्यवस्थित हो जाए, पूरा स्थल एक हो सकता है। यही जिगसा फिट का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है। जिगसा फिट का सिद्धांत जो आपका है, ये वेगनर महोदय का द्वारा दिया गया सिद्धांत है। ठीक है। अब कब दिया गया इसके बारे में देखिए, कार्बोनिफेरस युग में। ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थल आपस में एक थे, ऐसा मानना था वेगनर महोदय का कि कार्बोनिफेरस युग में सारे स्थल खंड एक हुआ करते थे। ठीक है।
और जो है जब सब हुआ करते थे एक तो दो ही हिस्से बनते थे, यानी कि ग्लोब में अगर हम देखें इसको तो कुछ संरचना ऐसे बनेगी। इनका जो सिद्धांत था उन्होंने ये बताया और ऐसे ही एक संरचना बना दी इन्होंने, ये बना लिया, इसको बना लिया इन्होंने, ये पूरा ग्लोब आपका हो गया, ये हो गया आपका महाद्वीप, महाद्वीप इसको बना लिया, नहीं स्थल खंड बना लिया, और यह जल वाला हिस्सा था, ठीक है, जल वाला। तो इसको इन्होंने दिया नाम पैंजिया, जो स्थल खंड है इसका नाम दे दिया पैंजिया, और जो जल वाला हिस्सा है यानी महासागर वाला हिस्सा है इसको कहा क्या, पैथालाशा, ठीक है, इन्होंने ये बात बताई, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग के बारे में बात हो रही है। कार्बोनिफेरस काल में जो है ये सारे स्थल खंड एक हुआ करते थे, ठीक है, और स्थल खंड जो एक हुआ करता था इसका नाम दिया उन्होंने पैंजिया बताया, और जो जलीय क्षेत्र था उसको पैथालाशा यानी महासागरों को पैथालाशा कहा, ठीक है। समय के साथ परिवर्तन होता चला गया और कुछ बल ऐसे थे जिनके बारे में, बलों के बारे में देख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो गुरुत्व बल, कई बलों का प्रयोग किया, उसमें बी टेलर ने केवल ज्वारीय बल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, गुरुत्व बल बताया है, और उसके बाद में प्लवनशीलता या इसको प्लावकता का नियम भी कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी भी कहते हैं इसको इंग्लिश में, फोर्स ऑफ बॉयंसी, कभी कभी हिंदी में लिख के दे देता है बॉयंसी फोर्स के बारे में कि मतलब क्या है, किसका का वैगनर में कि महाद्वीपीय सिद्धांत में कौन सी फोर्स कार्य करती है, तो बॉयंसी फोर्स है जो है, फोर्स ऑफ बॉयंसी भी कार्य करती है। ये इसका मतलब हुआ कि हिंदी में अगर कहेंगे उत्प्लावकता का बल कहिए या कह सकते हैं प्लवनशीलता का बल, और साथ ही साथ इन्होंने ज्वारीय बल को भी, यानी कि इन्होंने एक बल को ही आधार ना बना करके इन्होंने 3 बलों को आधार बनाया। ये जो संरचना में विकृति आई या जो स्थल खंड जो टूटा उसके लिए, ठीक है। तो क्या बताया था इन्होंने बल के बारे में, इन बलों के कारण यानी कि गुरुत्व बल के लिए, बॉयंसी फोर्स के कारण और ज्वारीय बल के कारण से ये जो पैंजिया था यह टूटा, ठीक है, पैंजिया टूटा और ये पैंजिया जो था ये बीच में स्थित था और सारी तरफ वो क्या थे आपके महासागर थे, यानी जलीय था, पैथालाशा पूरा जलीय क्षेत्र, ये सब जलीय क्षेत्र था, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम अगर एफ.बी. टेलर महोदय में देखें तो उन्होंने क्या बताया था, पहले से 2 खंड लारेशिया और उसके बाद में गोंडवाना लैंड उन्होंने पहले से बना रखे थे, ठीक है, और वो उत्तरी पोल पे था और एक दक्षिणी पोल के पास में था। लेकिन इन्होंने जो बताया वैगनर महोदय ने, उन्होंने कहा सब एक जगह पर स्थित थे, एक महाद्वीप था, फिर महाद्वीप ब्रेक हुआ, ठीक है, टूटा। तो महाद्वीप में क्या था, ये जो महाद्वीप आपका पैंजिया था, पैंजिया के बीच में एक उथला सागर था जिसे जो है तथित सागर के नाम से जाना जाता था, तथित सागर था, जो कि इसके बीच में एक उथला सागर था। उस उथले सागर के ऊपर का जो हिस्सा था, ठीक है, और नीचे का हिस्सा था, तो नीचे का जो हिस्सा था जो टेलर महोदय ने बताया था वही नामकरण इन्होंने रखा, यानी गोंडवाना लैंड उसका नाम रखा, और ऊपरी वाले हिस्से का जो नाम रखा इन्होंने अंगारा लैंड नाम रखा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, इसके बीच में मैं बना दे रहा हूँ आपको, पैंजिया के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक छिछला सा उथला सा आपको तथित सागर दिखाई देगा, तथित सागर, ठीक है। ये तथित सागर जो था उथला सा था, ऊपर के हिस्से का जो उत्तरी हिस्सा था वो क्या था, अंगारा लैंड था, और नीचे का हिस्सा जो था वो गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड, ठीक है। ये 2 हिस्से हुए। क्या हुआ, इन बलों के कारण से इसमें ब्रेक हुए, टूटा ये, और ये उथला जो सागर था यहीं से एक ब्रेक होकर के 2 हिस्सों में बटा। उत्तरी हिस्सा जो पैंजिया का टूट करके बना उसका नाम अंगारा लैंड बन गया, और पैंजिया का टूटने के बाद जो दक्षिणी हिस्सा बना वह गोंडवाना लैंड बना, ठीक है। और बल आप देख ही रहे हैं, और इन्होंने क्या बताया कि ये मतलब इनका जो विस्थापन हुआ है वो कई तरफ हुआ है विस्थापन। एक तो पोल से, जैसे जो मेन सेंटर यानी भूमध्य रेखा से ही इसका जो विस्थापन हुआ, कुछ हिस्से इसके इधर की तरफ जा रहे हैं, मीन्स आपका इनका विस्थापन पोल की तरफ हो रहा है, ठीक है। कुछ विस्थापन इनका पश्चिम की तरफ हो रहा है, ठीक है। कुछ हिस्से जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए। वहीं अगर हम बात कर लेंगे
जो उत्तरी और बाकी हिस्सों को, यानी कि अगर हम बात कर लें इनके अफ्रीका की बात कर लें हम, या हम बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, या हम यूरोप की बात कर लें, तो इनका जो मानना था कि ये इसी नाते फैलाव में उसी के बीच वाले हिस्से में इस्टेब्लिश हैं और इधर उधर बिखराव कर रहे हैं, यानी कि इनका एक तरफ नहीं, उनका क्या था एबी टेलर महोदय का कि भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर सभी भूमध्य रेखा की तरफ नहीं आ रहे हैं, कुछ हिस्से भूमध्य रेखा की तरफ आ रहे हैं और कुछ भूमध्य रेखा से भी क्रॉस करके जा रहे हैं। जैसे अगर आप भारत के बारे में देखिए, व्यवहारिकता आप समझिएगा, भारत जो है इस समय क्या कर्क रेखा इसके मध्य से होकर के गुजरती है और भारत को इन्होंने क्या बताया कि यह जिग्जा सिद्धांत में आप देखेंगे तो यह अफ्रीका का हिस्सा था। तो अफ्रीका जो आपका देखेंगे तो 0 डिग्री से अब दक्षिण वाले हिस्से में बनेगा, यानी भूमध्य रेखा से भी क्रॉस करके वो कर्क रेखा की तरफ विस्थापित हो गया, यानी कि गतिशीलता इनकी इधर उधर अपना सब एक आवश्यकता अनुसार वो विस्थापित हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से वो पोल की तरफ जा रहा है, उत्तरी पोल की तरफ जा रहा है। तभी तो जो है जो भारत का यानी प्रायद्वीपीय भारत है यह टकराव कर रहा है किससे, आपका एशिया से, ठीक है, एशिया या कहिए यूरेशिया वाले हिस्से, एशिया वाले हिस्से से जब टकरा रहा है तो टकराने के कारण से वो जो आपका क्या है वलित पर्वत का निर्माण हो रहा है, हिमालय पर्वत जो वलित पर्वत किसी दबाव के कारण से हो रहा है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहरहाल आप समझिए कि पैंजिया का 2 हिस्सा था, एक ऊपरी हिस्सा था अंगारा लैंड, निचला हिस्सा गोंडवाना लैंड, बीच में तथित भूसन्नति थी और इन बलों के कारण से यानी गुरुत्व बल और प्लवनशीलता का बल है, फोर्स ऑफ बुयांसी जिसे कहते हैं, और ज्वारीय बल के कारण से टूटे और भिन्न भिन्न दिशाओं में विस्थापित होने लगे, गतिशील होने लगे, ठीक है, गतिशीलता इनकी बनी। और यह जो टूटना जब शुरू हुआ कब से हुआ, यह कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होकर के यह जो टूटने की क्रिया जो चलती रही वह ट्रियासिक युग तक ये चलती रही, ठीक है। पैंजिया का विभाजन जो होता रहा ये क्या कार्बोनिफेरस युग से शुरू हुआ और कब तक चलता रहा, ट्रियासिक काल तक यह इसका विखंडन यानी विभाजन यानी कि जो संरचना का निर्माण है वह चलता रहा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। और फिर क्या हुआ, जुरासिक काल आते आते संरचना का जो निर्माण हुआ वह अंगारा लैंड से कुछ संरचनाओं का निर्माण हुआ और कुछ गोंडवाना लैंड की संरचनाओं का निर्माण हुआ से चट्टानों से, मतलब एक तरह से महा जो अंगारा लैंड था। अब अंगारा लैंड से देखिए ये उत्तर की तरफ ऊपरी हिस्से में है बच्चों, तो ऊपरी हिस्से में क्या बनेगा, यानी उत्तरी अमेरिका वगैरह जो देखते हैं आप, उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका का जो हिस्सा, मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंगारा लैंड का हिस्सा दिखा है। दक्षिणी अमेरिका में देखेंगे तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि अंगारा लैंड से क्या क्या बना है। तो आप भूमध्य रेखा को आधार बनाइएगा और भूमध्य रेखा में से लेकर के जो ऊपर के हिस्से बनेंगे उत्तर वाले वो लगभग अंगारा लैंड के हिस्से होंगे और दक्षिण वाले जो इतने भी हिस्से होंगे भूमध्य रेखा से नीचे वो गोंडवाना लैंड के हिस्से आपके माने जाएंगे, ठीक है। तो उत्तरी हिस्से अंगारा लैंड से क्या क्या बना था बच्चों, या उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का जो निर्माण हुआ वह अंगारा लैंड से हुआ, ठीक है। और गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे इंडोनेशिया, ये या दक्षिण पूर्व एशियाई जो कंट्रीज छोटे छोटे हैं उन सब का निर्माण जो हुआ बच्चों वो कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इससे गोंडवाना लैंड से निर्मित हुआ। तो क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी बेसिक यही पूछ लेता है कि अफ्रीका का निर्माण किससे हुआ, अंगारा लैंड से या गोंडवाना लैंड से, तो गोंडवाना लैंड के क्रम में आपको बताना होगा, ठीक है। और चूंकि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जो गतिशीलता थी वह क्या थी, मैंने बताया वो पश्चिम की तरफ विस्थापित हो गए। तो पश्चिम तरफ विस्थापित होने के नाते इन्होंने साथ ही यह भी सिद्धांत दिया कि जो महाद्वीप जिस तरफ विस्थापित हो रहा था उस तरफ विस्थापित होने के कारण से उसमें क्या हुआ कि दबाव पड़ा, दबाव होने के नाते फोल्ड लेवल माउंटेन की उत्पत्ति होती चली गई, ठीक है। और ये जो तटित भूसन्नति थी वो किसके थी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मध्य में थी। तो जब ये ब्रेक हुआ तो बीच से ही ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये जो आप देखते हैं भारत का जो हिस्सा अक्सर सुने होंगे कि आपने सुना होगा कि हिमालय जो का उत्थान हो रहा है उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि उसमें जीव ही मतलब मिले, जैसे इनकी समुद्री जीवों के बारे में हिमालय में अगर गहराई में उसमें खोद किया जाता है, ढूंढा जाता है तो उसमें जीवाश्म मिलते हैं फिशेज के, मछलियों के, या इस तरह के मतलब कुछ जीवों के जो समुद्री जीव हैं उनके अवशेष मिलते हैं। तो एक्चुअल में क्या ये तटित भूसन्नति थी, इसी का हिस्सा जो ब्रेक होकर के जिससे
ऑस्ट्रेलिया भी बना आपका, दक्षिणी अमेरिका बना, अफ्रीका बना और साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया बना। ये सब जो बने, मेडागास्कर वगैरह बने, इनसे ही ये जो टूटा हुआ वाला हिस्सा था अफ्रीका से ही टूट करके आपका प्रायद्वीपीय भारत बना। एक तरह से कहिए भारत जो बना, यह जो विस्थापित होकर के आगे बढ़ा, तो एक्चुअल में ये तटीय भूसन्नति वाला हिस्सा इसके आगे था। तो यही मलबा जब जा करके एशियाई प्लेट से टकराया, एक तरह से कहिए तो एशियाई प्लेट से जब टकराया तो उसके नीचे के जितने मलबे थे, क्योंकि नरम मिट्टी एक तरह से थी वो, है ना, तो उस दबाव के कारण से वो उठते चले गए और मलबा काफ़ी ऊंचाई तक उठता चला गया, जिससे कि फोल्डेबल माउंटेन हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, तो तटीय भूसन्नति में मतलब देखिए हिमालय में जो अवशेष जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं वो तटीय भूसन्नति के कारण से ही पाए जाते हैं। तो ये बात थोड़ी सी आपको समझ में आ गई। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, दो हिस्सों में इन्होंने बांटा था इसको। ठीक है, उन्होंने क्या बांटा था, लारेशिया और गोंडवाना लैंड में बांटा था। ठीक है, सेम वैसी स्थिति है, थोड़ा सा इसमें भिन्नता है। आप दोनों को कंपैरिजन करके भी लिख सकते हैं एग्जाम में अगर आएगा कि दोनों में भिन्नता क्या थी। उन्होंने क्या किया था, FB टेलर महोदय ने, उन्होंने ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ विस्थापित किया। इन्होंने विस्थापन का जो कारण था पूरे को एक पैंजिया माना और पूरे जलीय क्षेत्र को इन्होंने पैथालासा माना। ठीक है, पैंजिया का इन्होंने दो भागों में विभक्त किया, एक तो अंगारा लैंड, दूसरा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का निर्माण इन्होंने कराया, और दक्षिणी जो हिस्से से गोंडवाना लैंड से फिर दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और इस तरह के मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इन सब चीज़ों, इन सब महाद्वीपों का निर्माण कराया। ठीक है, और इनके में कई फोर्स काम, उन्होंने ज्वारीय बल को आधार बनाया था ब्रेक होने का। इन्होंने क्या किया, गुरुत्व बल, ज्वारीय बल और साथ ही साथ फोर्स ऑफ बयांसी यानी कि प्लवनशीलता का बल के बारे में भी आधार इन्होंने बताया। इस आधार पर इन्होंने ये क्लासिफिकेशन कर रखा है। इन्होंने अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए बच्चों बहुत सारे ऐसे आधार बताए। उन्होंने ये, जैसा कि पहला आधार अभी मैंने चर्चा किया कि सारे को अगर जोड़ दिया जाए तो सब एक जैसे ही मतलब सेट हो जाते हैं, लगता है कि उसी में से मतलब उसी के जैसे ही हैं, बिल्कुल उसी से टूटे हुए हिस्से हैं। साथ ही साथ इन्होंने क्षमता दिखाई, जैसे भारत के संदर्भ में आप देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको कि दो तीन जगहों पे, एक तो इंडिया का आप देखेंगे जितना भी हिस्सा पश्चिमी तट है, अगर पश्चिमी तट पर जो जलवायु जो वनस्पतियाँ, जो जीव जंतु के अवशेष मिलते हैं, वही सेम अवशेष मेडागास्कर या कहिए दक्षिणी अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पर सेम वनस्पतियाँ भी उसी तरह की पाई गई हैं, उसी तरह से जीव के अवशेष भी प्राप्त किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि दक्षिणी अमेरिका की बात कर लें अगर, तो दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी तट की जो जल वनस्पतियाँ हैं और जीव हैं, वही सेम अफ्रीका के पश्चिमी तट पर आपको मिलते हैं। यही कंडीशन आप उत्तरी अमेरिका में भी देखेंगे। उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति है पश्चिम पूर्वी तट की, वही यूरोप के पश्चिमी तट की स्थिति है। तो काफ़ी कुछ साम्यता इसमें देखने को मिलती है। इस आधार पर इन्होंने कई सारे तर्कों के आधार पर अपनी बात को सिद्ध किया कि वास्तव में ये इस तरह से ऐसा इसका निर्माण हुआ है। तो ये इनके तो कुछ सिद्धांत थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत में आप समझिएगा कि क्या एग्जाम में आपको कहता है क्या, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी बनती है। इसका विस्थापन का कारण जो है तो आपको बता ही चुका हूँ मैं, राकी एंडीज पर्वत वगैरह जो निर्माण इसमें से हुआ था। तो ये आप जानते हैं कि मतलब चूंकि ये पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए थे, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो जब पश्चिम की तरफ विस्थापित हुए तो उनमें दबाव बढ़ने के कारण से इनके फोल्डेबल माउंटेन दक्षिणी अमेरिका के पूरी तरह से पूर्वी बहुत लंबे दूरी में आप देखेंगे तो एंडीज पर्वत का जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण हो जाता है। फिर वहीं पर अगर आप उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर देखेंगे, पश्चिमी तट पे देखेंगे तो वहाँ राकीस पर्वत का निर्माण आपको बड़े पैमाने में मिलेगा। वहीं आप भारत का जो हिस्सा जा करके टकराता है एशिया से, वहाँ पर देखें हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। साथ ही साथ अगर आप उसमें चले जाएंगे यूरोप के हिस्से में देखेंगे तो यूरोप का जो हिस्सा है उसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पर्वत श्रेणियों का अल्प्स पर्वत श्रेणी वगैरह दिखाई देगी, जो कि वो भी फोल्डेबल माउंटेन के ही उदाहरण मिलते हैं। तो ये तो आपका था वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत था, जिन्होंने अपना ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के मतलब जो जिग्सा सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि कैसे कैसे जो वर्तमान स्वरूप है वो कैसे रहा है। ये तो खैर बात हो गई इन दोनों सिद्धांतों की, लेकिन साथ ही साथ अभी जो आधुनिक सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो उसके आधार पर
हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर पृथ्वी की जो वर्तमान संरचना है, यानी कि जो ग्लोब है उसकी जो स्थिति है महाद्वीपों की, महासागरों की, वो उसके मेन कारक वो हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि ये प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेटों का क्या आधार होता है, प्लेटें कैसे विस्थापित होती हैं, प्लेटों की क्या गतियाँ होती हैं, ये तमाम सारे विषयों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।